नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। आज हम अपने देखो कंप्यूटर के तहत जो हम कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सब आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उसी के तहत ही हम यहाँ पर उनका रिवीजन करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। कि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं उसमें कंप्यूटर अक्सर पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा पैट में पैट में तो खैर 1 से 2 ही नंबर का आता है कंप्यूटर। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में जो आपका पेपर होने वाला है, जूनियर असिस्टेंट में आपका 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। ऐसे वीडियो में आप देखेंगे 4 से 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो यूपी ट्रिपल एस सी के वेरियस एग्जामों में अक्सर कंप्यूटर पूछा जाता है। उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर सम्मिश्रण है एक साथ, उन्हीं को हम यहाँ पर पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैंने लेक्चर एक अपलोड ऑलरेडी कर दिया था। उसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन बताए थे और आज हम 100 क्वेश्चनों से आगे के क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पर पूर्ण करने का यहाँ पर भी प्रयास करेंगे। देखो, यदि कोई व्यक्ति ट्रिपल सी कर रहा है तो वो ट्रिपल सी के लिए भी ये यूजफुल होंगे, क्योंकि ट्रिपल सी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने कंप्यूटर को और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 101वां। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो गटर शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ऐसे देखो, आपने देखो वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल देखी होगी या पेज देखा होगा। वो पेज कुछ इस तरह से होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का। लेकिन आपने कॉपियां भी देखी होंगी, जैसे जहां पर बाइंडिंग होती है, जो बाइंडिंग होती है ना, वो ये वाली जो बाइंडिंग होती है वो। जैसे मान लो आप टाइप कर रहे हैं इस पेज पर जब टाइप करते हैं तो इतना पेज इधर से छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग वगैरह करनी होती है, तो इसी पर ही जहां हम बाइंडिंग करते हैं यहाँ पर प्रिंट आउट लेने के बाद में, वही होता है आपका गटर मार्जिन। तो ये ध्यान रखना है कि ये ही आपका गटर मार्जिन है। गटर मार्जिन का मतलब ये है कि इसका प्रयोग जो होगा वो टाइपिंग के लिए या लिखने के लिए नहीं होगा, ये केवल किसके लिए होगा, बाइंडिंग मतलब बांधने के लिए होगा, बाइंडिंग करने के लिए होगा इनका प्रयोग। जैसे तो इसका मतलब क्या है, रफ काम के लिए बाईं ओर छोड़ा गया स्थान, ये नहीं होगा। दो भरे हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ, ये भी नहीं होगा। दो पैराग्राफ के बीच का स्थान, ये भी नहीं होगा। तो सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, तो किधर छोड़ते हैं हम स्थान, लेफ्ट में। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी ही इसमें आंसर बनेगा। जैसे इसने बताया कि पेज पर चार टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, मार्जिन होते हैं। इनको हम सेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। वर्ड के डिफॉल्ट मार्जिन के ऊपर और नीचे एक एक इंच होती है, अर्थात जगह जो बचती है वहां पर एक एक इंच बचती है, जबकि बाईं और दाईं और जो जगह छोड़ते हैं हम 1.25 इंच की छोड़ी जाती है वहां पर। आप पूरे डॉक्यूमेंट की या डॉक्यूमेंट के अलग अलग भाग की मार्जिन बदल सकते हैं। मार्जिन से संबंधित एक स्पेस बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है, जिसे गटर कहते हैं। यह दो तरह से, टॉप पर या लेफ्ट पर होती है। तो आप इसे टॉप पर भी रख सकते हैं और इसे आप लेफ्ट पर भी रख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप अपनी मार्जिन को यहाँ पर बना सकते हैं। जब आप एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। क्या करता है, देखो, जब आप एक्सेल को खोलेंगे तो उस पर जो नाम प्रदर्शित होगा ना, वो हमेशा टाइटल बार पर प्रदर्शित होगा। जो आपका टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, मान लो ये कोई एक्सेल सीट है, तो ये आपका टाइटल, ये आपका, तो यहाँ पर देखो क्लोज वगैरह होते हैं, मिनिमाइज का होता है, मैक्सिमाइज का होता है। फिर आप यहीं पर ही आपको टाइटल बार पे ही ये शो होती है वर्क, ये आपकी स्प्रेडशीट होती है, ये यहाँ पर शो होती है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ है, एक लाभ नहीं है। ये ध्यान रखना कि पूछ रहा है क्या कि है या नहीं है। तो ये देख लेते हैं। जैसे ब्याज की उच्च दर प्राप्त प्राप्त करना, ये क्या ऐसा है, देखो इंटरनेट बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें बेस्ट देखना होता है। बेस्ट देख लेते हैं। जैसे बिलों का ऑनलाइन भुगतान, हाँ इंटरनेट के माध्यम से बिलों का ऑनलाइन भुगतान करते हैं। धन का सक्रिय हस्तांतरण, ये भी किया जाता है। और किसी भी समय खाता विवरण देखना, ये भी किया जा सकता है। तो लेकिन आपका आंसर क्या बनेगा, ए। तो ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना। नेक्स्ट, इंटरनेट के माध्यम से आज के दिनों में लगभग सारे कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं। वे चाहे बिलों का भुगतान हो या धन का स्थानांतरण हो, यहाँ तक कि अपने खाते से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ये सभी इंटरनेट बैंकिंग के लाभ हैं, जबकि ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना इंटरनेट बैंकिंग का कोई लाभ नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 में के दशक में के द्वारा विकसित किया गया था। तो यूनिक्स की बात कर रहा है कि यूनिक्स को किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो यूनिक्स को किया गया था बेल लैब्स में इसको डेवलप किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स है, विंडोज है, डोस है आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्स जैसे मेमोरी
प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को व्यवस्थित करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1969-70 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उदाहरण है। तो ये कह रहा है कि OCR जो है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर उदाहरण जो है वो किसका उदाहरण है, ये पूछना चाह रहा था वो। OCR के माध्यम से हम इनपुट देते हैं। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस होगी, ये इनपुट यूनिट होगी ये। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। OCR टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्कैन करता है और उन्हें मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट को सिस्टम मेमोरी में स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपका 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक प्रोसेसर बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो कितने को, तो जब 8 बिट की लंबाई का होगा प्रोसेसर तो वो केवल 8 बिट का ही डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे, बी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक प्रकार पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो डेस्कटॉप है, ऐसे आप लैपटॉप देखेंगे ये भी है, पाम टॉप है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप इनको पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो मैन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका प्रयोग बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण, डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है तथा इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोग उपयोग में ले सकते हैं। दिए गए अन्य विकल्पों जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? तो मोबाइल सिस्टम में देखो किसका प्रमुख महत्व है, यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अमालगेमेशन, इसको बोलते हैं हम समामेलन, ये नहीं होगा आपका। ऐसे आप देखेंगे सपोर्ट, ये भी नहीं है, लोच भी नहीं है। डेटा सुरक्षित तथा डेटा सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षण होता है मोबाइल का। नेक्स्ट, डेटा सुरक्षा सिद्धांत और तकनीकों का एक संग्रह है जो जानबूझकर या अनजाने में होने वाली क्षति, संशोधन या प्रकटीकरण के विरुद्ध डेटा की सुरक्षा करता है। यह एक मूल्यवान संपत्ति है जो किसी भी कंपनी के लिए उत्पन्न, अधिग्रहण, बचत और विनियमित करती है। यह आंतरिक और बाहरी भ्रष्टाचार और अवैध पहुंच से एक कंपनी को वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान और उपभोक्ता विश्वास में गिरावट और ब्रांड संरक्षण या ब्रांड क्षरण से बचाता है। नेक्स्ट, प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या होगा? देखो प्रोलॉग जो फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .pl, इनका एक्सटेंशन होगा। नेक्स्ट है USB 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट क्या होगा? देखो इसकी जो स्पीड होगी ना, जो हम USB देखते हैं, USB हमारे पास 2.0 आता है। USB अब लेटेस्ट में जो चल रहा है वो 3.0 भी चल रहा है, 3.0, क्योंकि जो अब आप देखेंगे लेटेस्ट कंप्यूटर जिनमें विंडो 11 आ रही है लगी हुई, वो 3 पर भी काम कर रहे हैं। तो जो USB 2.0 है वो जो उसकी जो स्पीड होती है वो 480 Mbps की होती है, अर्थात मेगा बिट पर सेकंड की होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटा बेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? इस रूप को देखो, यहाँ पर देखेंगे सीड कंप्यूटिंग, ये नहीं है आपका। एडवांस कंप्यूटिंग, ये भी नहीं होगा। स्मार्ट कंप्यूटिंग नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से इस तरह के काम किए जाते हैं, डेटा वितरण किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल है जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर इस पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट पर सर्वरों में जानकारियां, अनुप्रयोग, वेब पेजेस, प्रोग्राम हमेशा भंडारित रहती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग की एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप और आभासी संसाधनों के इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जरा आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? देखो आईसीटी का जो फुल फॉर्म होगा इसमें ये होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बी आंसर बनेगा आपका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो वही यहाँ पर भी बता रहा है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग सामान्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन आमतौर पर यह आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूरसंचार की भूमिका पर जोर देती है। FQDN का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो FQDN का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, बी आंसर लगेगा इसमें। कुछ देखो फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है आपको, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा आपका ये। नेक्स्ट, संक्षिप्त कुंजी शिफ्ट प्लस टैब, अर्थात ये वाली शिफ्ट प्लस टैब के
लिए प्रयोग किया जाता है। देखो शिफ्ट प्लस टैब को हम क्या करते हैं कि विकल्प जो होता है, यदि हम देखो टैब का प्रयोग करते हैं वर्ड में, तो जब हम टैब का प्रयोग वर्ड में करते हैं तो इससे कर्सर जो होता है वो हमारा आगे होता है, फॉरवर्ड होता है। लेकिन जब हम शिफ्ट प्लस टैब करते हैं, शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो हमारा जो कर्सर होगा वो विकल्प के माध्यम से पीछे जाने का प्रयास करेगा। तो आंसर क्या बनेगा, इसमें डी बनेगा। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करेंगे? तो हेडर और फुटर जो डलते हैं एमएस वर्ड में वो डलते हैं इंसर्ट में, तो आंसर आपका ए होगा। मेल मर्ज घटक है, तो मेल मर्ज कहाँ मिलेगा आपको देखने को? तो मेल मर्ज होता है आपका एमएस वर्ड का ही एक पार्ट होता है, आपका मेल मर्ज। इसमें क्या होता है कि देखो मेल मर्ज के माध्यम से ही हम बहुत सारी मेलों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं वहां पर, और एक साथ डेटा को हम वहां पर भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो देखो किस संचालन की अनुमति नहीं है, इसमें आप देखेंगे देखो एक कॉलम सम्मिलित करना, कॉलम आप सम्मिलित कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कॉलम, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है नहीं है। तो आप फॉर्मेट सेल बनाना, फॉर्मेट सेल भी कर सकते हैं। डिलीट द वर्कशीट, यहाँ पर आप पूरी वर्कशीट को डिलीट नहीं कर सकते। ये आपका आंसर होगा, डी सी का आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उपरोक्त विकल्प में से प्रोटेक्टेड वर्कशीट में डिलीट द वर्कशीट संचालन की अनुमति नहीं देता, क्योंकि वर्कशीट प्रोटेक्टेड है। जब तक ये अपने जब तक ये ओपन नहीं होगी तब तक डिलीट नहीं कर सकते। और डिलीट करने के लिए हमें होम टैब पर जाएंगे, फिर डिलीट का ऑप्शन देखेंगे और डिलीट शीट पर जाना आपको होगा इस पर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? देखो इससे हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं, जैसे आप देखते हैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कैश में तो कैश ही दिया जाएगा, ऑनलाइन भुगतान तो होगा नहीं। कैश बिफोर डिलीवरी नहीं, डिमांड ड्राफ्ट में डीडी दिया जाता है नहीं। नेफ्ट, नेफ्ट के माध्यम से आप, पीछे मैंने बताया था कि ट्रांसफर आप कई तरीके से कर सकते हैं, और अब तो आप यूपीआई के माध्यम से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके साथ साथ आरटीजीएस भी आप कर सकते हैं, किसी के माध्यम से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का एक तरीका है। यह पूरे भारत में बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर करता है। आप किसी अन्य बैंक के खाते में भी फंड भेज सकते हैं। एनईएफटी का स्थायित्व और संचालन आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उदाहरण होगा ये देखो जरा। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, क्या ऐसा है? नहीं, ये आपका नहीं होगा। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, ये भी नहीं होगा। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग होता है इसमें। तो जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग होती है, एक बार में एक ही काम होगा और एक यूजर के द्वारा होगा। तो पाम ओएस अर्थात गार्नेट ओएस के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1996 में व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों के लिए शुरू में एक पाम इंक द्वारा विकसित एक बंद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिंगल यूजर को एक समय में केवल एक ही कार्य करने की अनुमति देता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? देखो ये जो आपका एक तरीके से इंटरेक्ट होगा वो हार्डवेयर और कर्नेल के साथ में, वो होता है सेल के माध्यम से। सी आंसर लगेगा इसका। तो सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है जो उपयोगकर्ता के साथ इंटरेक्ट करता है। सेल के एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर इंटरफेस है जो संबंधित कार्यों को करने के लिए यूजर से कई तरह के कमांड को स्वीकार करता है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता। देखो आर्किटेक्चर का भाग कौन नहीं है इसमें? देखो यदि हम देखें प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, मेमोरी भी होती है, ऑन बोर्ड डिवाइस होती है, लेकिन पेरिफेरल डिवाइस होती हैं ये आर्किटेक्चर का भाग नहीं होती। सी आंसर देंगे इसका। नेक्स्ट है आपका, नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जानते हैं हम सर्वर। एक सर्वर होता है जो क्या करता है, नेटवर्क उपलब्ध कराता है सभी कंप्यूटरों के लिए। नेक्स्ट, क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है, तो किसके? अब देखो इसमें किसके समर्थन की होती है? देखो ये भौतिक मशीन होती है और आभासी मशीन होती है, तो फिजिकल मशीन एंड वर्चुअल मशीन होती है, तो सी आंसर देंगे इसका। क्लाउड प्रबंधन क्लाउड कंप्यूटिंग उत्पादों और सेवाओं का प्रबंधन है। सार्वजनिक क्लाउड का प्रबंधन सार्वजनिक क्लाउड सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक क्लाउड वातावरण के सर्वर
भंडारण, नेटवर्किंग, डेटा केंद्र संचालन, प्रबंधन, सॉफ्टवेयर को भौतिक मशीन और आभासी मशीन दोनों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम भाषा प्रोलोग का निशुल्क कार्यान्वयन है? देखो प्रोलोग का जो निशुल्क कार्यान्वयन है वो आपका क्लिस्प नहीं है, स्विंग भी नहीं है, एल भी नहीं, SWI है। SWI ही इसका एक कार्यान्वयन का निशुल्क कार्यान्वयन है। जैसे SWI प्रोलोग जो है प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलोग का एक मुफ्त कार्यान्वयन है जो आमतौर पर शिक्षण और सिमेटिक वेब अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, साटा। साटा की फुल फॉर्म क्या होती है? साटा को बोलते हैं सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो आंसर होगा आपका ए। साटा क्या होती है? देखो ये केबल होती है। केबल मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने का काम करती है ये साटा केबल। कंप्यूटर साहित्य शुल्क अर्थात सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जा सकता है? देखो इसमें एक नया नाम दिया जाता है आपको, रोबोटिक शल्य प्रणाली अर्थात रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। बी आंसर होगा इसका। रोबोट समर्थित सर्जरी को न्यूनतम आक्रमणशील सर्जरी की कमियों पर काबू पाने के लिए विकसित किया गया था। रोबोट बिना किसी मानव सर्जन के शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। इस प्रणाली में ऑपरेशन के समय सर्जन को रोगी के पास उपस्थित रहने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में किया गया था। नेक्स्ट, कैश। कैश का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो कैश की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम आपका बी आंसर होगा। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। देखो फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम ये भी नहीं होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम फास्ट ट्रांसफर फास्ट है ये अब आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका डी आंसर होगा। कार्य क्या है इसका? देखो यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने का माध्यम है। एफटीपी प्रोटोकॉल की मदद से सर्वर से फाइल को एक्सेस और डाउनलोड किया जा सकता है। एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है? अब देखो किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आप ड्रॉ टेबल करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर ड्रॉ टेबल के माध्यम से आप इस तरह का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? अब देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये देखना पड़ेगा। देखो ऑल्ट प्लस ई से क्या होगा, वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन किया जा सकता है, ये आपका कर सकते हैं। करंट प्रोग्राम आप चालू कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी ये मैंने पीछे ही बताया था आपको, वर्तमान तिथि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करेंगे तो वर्तमान तिथि आ जाएगी आपकी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस के, तो चयनित पाठ्यक्रम को काटना। ये आपका आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्लस के से आप हाइपर लिंक डालते हैं। हाइपर लिंक जो इंटरनेट वाले लिंक होते हैं, वो वेबसाइट वाले लिंक होते हैं जो वो यहाँ पर इसके माध्यम से डाले जाते हैं। अब जो आपका कंट्रोल प्लस है तो सभी पाठ्य को चयन करना अर्थात सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपका ठीक होगा। तो आंसर इसका सी लगे। एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्ट नोटपैड जैसा होता है? तो एमएस वर्ड जो होता है वो नोटपैड जैसा ही होता है, अर्थात नोटपैड के सारे कार्य आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं, लेकिन एमएस वर्ड के सारे कार्य आप नोटपैड में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक एक्सेल स्प्रेड मदद करता है। तो एक्सेल स्प्रेड किस में मदद करता है? देखो देखते हैं। डेटा सॉर्ट करने में ये भी ठीक है, डेटा को आसानी से व्यवस्थित करने में ये भी ठीक है, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में ये भी ठीक है। तो आंसर बनेगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। देखो ऑनलाइन पेमेंट कौन नहीं करता है इसमें, ये देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे पेपल ये भी करता है, सीसी एवेन्यू भी करता है, साइट्रस भी करता है, तो इनसाइट नहीं करता। ये एक इस तरह का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो कौन सा है ऐसा? देखो इंडेक्स पॉइंटर ये नहीं है आपका। यदि आप देखें तो गार्बेज कलेक्शन होता है इसमें, तो गार्बेज कलेक्शन इस तरह के कार्य करता है। जैसे किसी भी फाइल फोल्डर जिसे एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरने की प्रक्रिया गार्बेज प्रबंधन अर्थात गार्बेज कलेक्शन कहलाती है। गार्बेज एकत्रीकरण स्वचालित स्मृति प्रबंधन का एक प्रकार है। यह उस स्मृति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसे प्रोग्राम द्वारा आवंटित किया गया था, लेकिन अब इसे संदर्भित नहीं किया जाता, जिसे गार्बेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? देखो नोकिया ने विकसित किया था आपका वाडावी,
और एंड्रॉयड भी। तो ये दोनों नोकिया ने विकसित किए थे। तो आंसर क्या बनेगा इसका? अब आप, सॉरी, ये इनमें से कोई सा भी नहीं है। एक मिनट, इसके एक्सट्रीमली सॉरी। इसका जो आंसर बनेगा, ना तो बाटा का हुआ है, ना ही आपका एंड्रॉयड का। तो आंसर देंगे आप इसका सी, ना तो एक और ना ही दो। तो एएलयू कह रहा है निम्नलिखित में पार्ट है, तो किसका पार्ट है एएलयू? देखो सीपीयू का पार्ट होता है एएलयू। मैंने पीछे बताया था कि सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं। सीपीयू के तीन पार्ट, एएलयू, सीयू और एमयू। जैसे आप देख सकते हैं, और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीयू का कार्य क्या होता है। देखो सीपीयू तो ये है आपका, सीपीयू में ही आपका एएलयू मिलेगा, इसमें सीयू मिलेगा और इसमें मेमोरी मिलेगा। इनपुट जाएगा, इनपुट को ये प्रोसेस करेगा और आउटपुट के रूप में ये एक अपना रिजल्ट देगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? देखो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो है वो है परम। परम युवा टू भी कह सकते हैं आप इसको। डी आंसर। तो भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम 1980 के दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए बेंगलोर में, हार्डवेयर के लिए और फ्रेमवेयर के लिए पुणे में शुरू किया गया। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा द्वितीय है, जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000 को माना जाता है। नेक्स्ट, वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित है मेल सेवा प्रदान करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखो इसमें होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के माध्यम से मेल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को एक सेव के रूप में मंच को ऑनलाइन डिमांड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है जिसमें सेवाओं को क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किया जाता है। ये सेवाएं इंटरनेट पर अंतिम उपयोगकर्ता के उपलब्ध होती हैं। इसलिए अंतिम उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपने उपकरणों पर कोई सॉफ्टवेयर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। उपयोगकर्ताओं के अप्रत्याशित संख्या को संभालने और मेल सेवाओं पर लोड करने के लिए कई ईमेल प्रदाता सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का उपयोग करके अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है एनएलपी। कह रहा है एनएलपी को कोरेफरेंस रेसुलेशन को परिभाषित किया गया है। किस रूप में परिभाषित किया गया है? देखो टास्क एना कोरा रेसोल्यूशन में नहीं, ये आंसर नहीं होगा आपका। कंप्यूटर के तर्क को निर्धारित करने का कार्य करती है, ये भी नहीं होगा। मशीन अनुवाद का कार्य करती है, ये भी नहीं होगा। एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने के लिए सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य करती है। यस, यही आपका आंसर होगा। तो एनएलपी कोरेफरेंस रेसुलेशन एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने के लिए करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य करता है। यह बहुत ही उच्च स्तरीय एनएलपी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें प्राकृतिक भाषा की समझ शामिल है, जैसे दस्तावेज, सारांश, प्रश्न उत्तर और सूचना निष्कर्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन डीडीए शब्द का सही पूर्ण रूप है? देखो डीडीए क्या होता है? डीडीए को यदि हम देखें तो डिजिटल, ये होता है डिफरेंशियल एनालाइजर। तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर इसकी फुल फॉर्म होती है। वैसे आप देखते हैं डीडीए दिल्ली का एक विभाग भी है, इसे बोलते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन वो वहां पर उससे इसका कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ये एक क्या है? अथॉरिटी है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे हम सबसे पहले करते हैं माइनिंग। आंसर आपका बी होगा। ये कह रहा है कि फुल फॉर्म बतानी है आपको एसवीजी की। एसवीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स आपका डी आंसर आंसर होगा। क्या कार्य है? देखो तो एसवीजी एक्सएमएल पर आधारित एक वेक्टर इमेज फॉर्मेट है जो दो डायमेंशन में के लिए होता है। यह एनिमेशन का प्रयोग, इसमें एनिमेशन का प्रयोग होता है। इसको W3C अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के कंस्टिट्यूम ने 1999 में इसको बनाया था। नेक्स्ट, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? तो नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का जो पूर्ण नाम होगा वो आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आपको ये सी आंसर होगा। DHCP का पूर्ण रूप मैंने आपको बताया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल अर्थात आईपी पते और अन्य संबंधित कॉन्फ़िगरेशन जानकारी जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क को नेटवर्क डिवाइस के साथ आसानी
असाइन करने का काम करता है। DHCP का उपयोग प्रमुख रूप से नेटवर्क उपकरणों को गतिशील रूप से कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूद वर्ण को इंसर्शन पॉइंट को दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो ऐसा काम होता है केवल और केवल ओवर टाइप मोड में। आपका आंसर जो बनेगा इसमें डी बनेगा। नेक्स्ट, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होती है? देखो, पैराग्राफ हटाने के लिए आप कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग करेंगे। आंसर आपका डी होगा। आप कंट्रोल वाई को जानते हैं, इससे आप री अंडू कर सकते हैं, री अंडू। कंट्रोल जे को आप कर सकते हैं जस्टिफाई। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो जो डिफॉल्ट होता है वो आपका 100 होता है। MS वर्ड में 100 चलता है। सी आंसर। इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है, तो XLS। तो संग्रह प्रारूप नहीं है, सी आंसर होगा इसका। MS एक्सेल में यूज किया जाता है ये। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा होता है? देखो, जो छोटा डिजिटल कैमरा होता है उसे हम वेब कैमरा बोलते हैं। तो यही आपका आंसर होगा इसमें, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। तो किस रूप में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी? ये हुई थी, देखो, ये हुई थी नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क द्वारा इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट की। कहाँ से? देखो, इंटरनेट का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह TCP/IP अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विच के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं और इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET ने कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया, जबकि भारत में इसका जो प्रारंभ होता है वो 1991 से होता है। इसे बोलते हैं VSNL, इसे बोलते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस है। क्या इंटरफेस है? देखो, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, जैसे Windows 7, Windows 8, Windows 10 और विंडो लेटेस्ट में आपकी 11। ALU कंप्यूटर के का हिस्सा है। तो ALU किसका हिस्सा है? तो CPU का हिस्सा है, अर्थात प्रोसेसर का हिस्सा है। डी आंसर होगा इसका। सुपर कंप्यूटर परम 8 अर्थात 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 ही था। तो ये जो हुआ था ये 1991 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से कौन लाभान्वित होता है? तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से जो लाभान्वित होता है वो क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल, इस तरह से ये लाभान्वित होते हैं। तो सी आंसर होगा इसका। कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? तो वो मशीन एल्गोरिदम है आपकी क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एक तरीके से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। STBR का पूर्ण रूप पूछ रहा है कि STBR क्या होता है? तो STBR होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। तो बी आंसर होगा, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर ही होगा इसका। तो देखो, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर है। STBR मेमोरी में सेगमेंट टेबल के स्थान की ओर इशारा करता है। सेगमेंट टेबल एक प्रोग्राम द्वारा उपयोग किए जाने वाले सेगमेंटों की संख्या को इंगित करता है। नेक्स्ट, एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण, यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? देखो, उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से हम इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। PGA, तो PGA कार्ड जो है, PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? देखो, PGA को बोलते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। तो प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे इसका आंसर होगा। ये आंसर लगाएंगे। तो PGA एक ग्राफिक्स कार्ड होता है जो IBM द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर 3 एक दूसरे से जुड़े PCBs होते हैं और यह अपना प्रोसेसर और मेमोरी रखता है। तो PGA को प्रोफेशनल ग्राफिक एरे या प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडोप्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा, पूमा क्या है? देखो, पूमा जो है आपका वो होता है एक तरीके से प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर एक्सेस असेंबली।
तो सी आंसर लगाएंगे इसका, सी आंसर लगेगा। अब देखो, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा का अर्थ प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली होता है। यह एक रोबोटिक भुजा है, अर्थात रोबोट की ये भुजा का कार्य करती है। नेक्स्ट, आप 10 पेजों के सेट के केवल 2 पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो इसमें हमें सिलेक्शन बनाना पड़ता है और उसमें रेंज दे दी जाती है प्रिंट कमांड देने के बाद में। तो पेज विद रेंज, तो यहाँ पर रेंज दे दी जाती है 2 से 3 निकालना है, तो 2 से 3। जैसे आपने कमांड कंट्रोल प्लस विद का यूज कर लिया, उसके बाद में वहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं आपको कस्टम का। तो वहाँ पर आप कस्टम करके और वहाँ पर आप वो वहाँ पर ऑल दिखाएगा, ऑल को हटाकर वहाँ से 2 से 3 लिख सकते हैं। तो वो केवल 2 और 3 को ही वहाँ पर प्रिंट करेगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपने एक डाल दिया तो एक को ही प्रिंट करेगा। वो इस तरह से कमांड चलती है वहाँ पर। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की कौन सी है? तो जो हम डायलॉग बॉक्स खोलते हैं उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग कर देते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो MS वर्ड में क्या अंतर्निहित सुविधा नहीं है? अनुवाद होता है, ट्रांसलेट कर सकता है, टीचर कर सकता है, स्पेलिंग चेक कर सकता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम नहीं करता MS वर्ड। आपका आंसर ए होगा। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? देखो, डिफॉल्ट जो आती हैं, यदि वो कह रहा है 2010 की बात कर रहा है तो 2010 में 3 आती हैं डिफॉल्ट। लेकिन यदि मैं कहूँ कि 2021 में जो लेटेस्ट है उसमें बाय डिफॉल्ट एक ही आती है, जिस पर मैं आप पीपीटी बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। यदि आप MS वर्ड में इसमें देखेंगे 2021 ही इसमें इंस्टॉल, तो उसमें केवल एक ही आती है देखने को। देखो, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर 3 वर्कशीट शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस सूट है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे पत्र का प्रारूप तैयार करना, गणना करना, प्रस्तुतिकरण आदि। तो MS ऑफिस सर्वप्रथम जो लॉन्च हुआ था वो 1989 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, तात्कालिक संदेश प्रेषण। तो तात्कालिक संदेश प्रेषण क्या होता है? देखो, तात्कालिक संदेश प्रेषण का जो का उदाहरण है वो है आपका हैंगआउट। हैंगआउट तात्कालिक संदेश प्रेषण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? देखो, इंटरनेट ब्राउजर आपको देखना होगा, जैसे क्रोम है, सफारी भी है, फायरफॉक्स भी है, लेकिन पांडा नहीं है। आपका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डोएस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, लाइनेक्स भी है, ओपन ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है। तो कौन सा नहीं है? ओरेकल। ओरेकल नहीं है, ये एक डेटाबेस प्रोग्राम है। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? पीजीए का कार्ड अभी मैंने पीछे बताया था कि प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, परम परम सिद्धि अर्थात परम सिद्धि का तात्पर्य है, तो वो परम सिद्धि से जो तात्पर्य है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। तो एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। आपका आंसर जो लगेगा वो बी लगेगा। तो परम सिद्धि उच्च प्रदर्शनी वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत CDEC में स्थापित किया गया है। यह डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स वर्चुअलाइजेशन में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट, आईसी का पूर्ण रूप क्या है? देखो, आईसी का जो पूर्ण रूप होता है यदि आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये आपका सी आंसर। रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? देखो, रिग्रेशन तकनीक का जो मशीन लर्निंग में उद्देश्य है वो करना है प्रिडिक्शन अर्थात भविष्यवाणी करना। ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, रिग्रेशन स्वतंत्र चर या विशेषताओं और एक आश्रित चर या परिणाम के बीच संबंधों की जांच के लिए एक तकनीक है। इसका उपयोग मशीन लर्निंग में भविष्य कहने वाला मॉडलिंग के लिए एक विधि के रूप में किया जाता है, जिसमें निरंतर परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। आईपीसी, तो आईपीसी का संक्षिप्त रूप पूछना चाह रहा है कि आईपीसी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आंसर आपका बी होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जाना जाता है? पीछे ये कई बार सवाल आ चुका है, जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी को ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुशासन के संस्थापकों में से एक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जो इंसानों की तरह सोच सके। VoIP
कंप्यूटर साइंस में स्टैंड फॉर, अर्थात इसका जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है कि वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, पीछे ही मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी आंसर। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस होता है आपका एक तरीके से डोमेन नेम सिस्टम। जो कंप्यूटर में हम डोमेन नेम देते हैं ना, वही आपका डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप डोमेन नेम सिस्टम है। यह मुख्य रूप से इंटरनेट सेवा संदर्भित करने का काम करता है। यह डोमेन नेम आईपी के पते का अनुवाद करता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है? तो देखो एमएस वर्ड में जब आप मार्जिन सेट करते हैं तो वो मार्जिन सेट करते हैं, देखो हम किसी प्रकार से, जैसे नॉर्मल होता है, वाइड होता है और नर होता है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, बी आंसर लगाएंगे इसमें। वर्ड में प्रत्येक पेज में स्वचालित रूप से 1 इंच का मार्जिन होता है। आप पूर्व निर्धारित मार्जिन सेटिंग को कस्टमाइज या चुन सकते हैं, अर्थात उसमें फेरबदल कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो फेसिंग पेज के लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं, अतिरिक्त मार्जिन स्पेस को डॉक्यूमेंट बाइंडिंग की अनुमति दे सकते हैं। आप कुछ स्टेप को फॉलो करके पेज सेटअप कर सकते हैं, जैसे पहले सेलेक्ट लेआउट पे जाएंगे, फिर मार्जिन पे जाएंगे और सेलेक्ट द मार्जिन। तो यहाँ से आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं मार्जिन को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल में सम्मिलित है? तो ये होता है आपका लेआउट में, आंसर आपका सी होगा। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो जो कक्षा में प्रस्तुति करते हैं वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे मैं आपको पीपीटी बनाकर पढ़ा रहा हूँ, तो ये कहाँ बनती है? ये भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बनती है। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फॉर्मूला का क्या परिणाम आता है? जैसे इसमें दिया है मिनिमम, मिनिमम करके दिखाएगा। तो यदि आप मिनिमम को दिखाएंगे तो इसमें ये दिखाएगा, मिनिमम का ये मतलब होता है एमआईएन का, कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो कौन सा? 10। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी, 10 ही इसका आंसर बनेगा। सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखो सर्च इंजन कौन सा नहीं है इसमें, यदि आप देखें तो गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी है, ऑल्ट विस्टा भी है, तो ट्विटर, ट्विटर एक सर्च इंजन नहीं है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, तो इंटरनेट का जो बीज बोया था वो बोया था आर्पानेट ने। जैसे आर्पानेट को बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे 1970 के दशक में लाया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है, तो वो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से देखें? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, आंसर सी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो अन्य सॉफ्टवेयर को किसी सिस्टम पर कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को फाइल बनाने, गेम खेलने, संगीत सुनने या वेब सर्फ करने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों को से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। हार्डवेयर किसी कंप्यूटर सिस्टम के उन हिस्सों का संग्रह है जिसे आप शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड वगैरह, माउस हो गए, मॉनिटर हो गया। तो ये सब क्या है, इन्हें आप आंखों से देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड है आपका। और आप देखेंगे हार्ड डिस्क है, एसएमपीएस है, जिसे स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर ही होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? जो हम ग्राफिक्स कार्ड जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं हम एजीपी पर, एजीपी स्लॉट पर। इसे बोलते हैं एक्सीलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एजीपी एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बोलेंगे। एक त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट के एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर में मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उस गति को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीन ग्राफिक्स प्रस्तुत कर सकती है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, देखो सुपर कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है? यदि आप देखें तो क्रे भी सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, क्रे XP24 भी, ये भी आपका। और तिन्हे टू, तो तिन्हे टू भी, तो आंसर आपका डी लगेगा, उपयुक्त सभी। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये आप भली बात जानते हैं कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ए आंसर लगेगा। किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेशन केवल एक स्टेट में किया जा सकता है तो वह है, तो वह उसे हम क्या कहेंगे? देखो उसे बोलते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन, अर्थात डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन, बी आंसर होगा इसका। जैसे तो डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन
ऑटोमेटा सिद्धांत की एक अवधारणा है जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में संक्रमण का परिमाण इनपुट द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक सामान्य डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेशन एक डिटरमिनिस्टिक प्रवृत्ति ऑटोमेशन अर्थात डीएफए है, जो एक परिमित स्टेट मशीन है जहां प्रत्येक जोड़ी स्टेट और इनपुट प्रतीक के लिए अगले स्टेट में एक और केवल एक संक्रमण होता है। नेक्स्ट, कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो ऐसा काम होता है सैल्वेज। सैल्वेज के द्वारा ही ऐसा काम किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? देखो क्या नहीं है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप देखें, देखो मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता का कार्यान्वयन करना ये तो है। ऐसे सिस्टमों को विकसित करना जो मनुष्य की तरह समझते सोचते और सीखते हैं, ये भी ठीक है। मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना, ये इसका कार्य नहीं है। तो आंसर जो लगेगा आपका सी लगेगा। बुद्धि युक्त व्यवहार प्रदर्शित करने वाले सिस्टम बनाना, ये भी ठीक है। देखो आर्टिफिशियल के लक्ष्य क्या है? इसमें मानव की बुद्धिमत्ता को मशीन में कार्यान्वित करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ही हमें ऐसे सिस्टमों को विकसित करते हैं जो मनुष्य की तरह समझते सोचते और सीखते हैं, ये भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक ही एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है। मानव की प्रकृति और आदतों को नियंत्रित कर उन्हें उपयोगी बनाना इसका कोई कार्य नहीं है। आंसर, एडिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? देखो आप सिंक्रोनियस के रूप में भी कर सकते हैं और आप एसिंक्रोनियस के रूप में भी कर सकते हैं। तो आंसर आपका सी होगा, बोथ होंगे। तो ऑर्डिनियो में संचार संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस सिंक्रोनाइज होने वाले डिवाइस का एक ही घड़ी का उपयोग होता है और दोनों एक ही समय पर सिंक्रोनाइज होते हैं। एसिंक्रोनाइज एसिंक्रोनाइज उपकरणों की अपनी घड़ियां होती हैं और पिछली स्थिति के आउटपुट द्वारा ट्रिगर की जाती हैं। नेक्स्ट, BHIM का पूर्ण रूप है। तो BHIM का अर्थात भीम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो भीम का होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भारत सरकार का है भीम ऐप, इसके द्वारा भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है? देखो इसे कहा जाता है एक तरीके से क्लिप आर्ट, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। तो क्लिप आर्ट इसका आंसर होगा, बी आंसर। MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी? तो इसमें जो हम कॉलम डाल सकते हैं वो 63 कॉलम डाल सकते हैं, बी आंसर। और रो कितनी डालेंगे? तो वो जो इसमें रो डाल सकते हैं वो 32,767 इसमें रो डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है? तो खंड विच्छेद अर्थात सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक का कौन सा प्रकार नहीं होगा? ये आपका कॉलम। कॉलम इसका प्रकार नहीं होता, ऑड होता है, नेक्स्ट पेज होता है, इवन पेज होता है। सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट के हिस्से के बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं जिससे आप स्वतंत्र रूप से प्रत्येक सेक्शन को फॉर्मेट कर सकते हैं। कॉलम सेक्शन ब्रेक का हिस्सा नहीं होता क्योंकि कॉलम किसी भी चार्ट वर्टिकल सेलों का समूह होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो ये होता है इंडेंटेशन। ये आपका इसका नहीं है। इफेक्ट होता है, अंडरलाइन होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? ये देखो इसमें हम फंक्शन जो चलाते हैं वो चलाते हैं टुडे। टुडे ब्रैकेट लगाओ और इसका आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। या काउंट करना हो तो काउंट के लिए हम इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यह फंक्शन किसी भी प्रकार की जानकारी वाले सेल्स की गणना करता है, वह सेल चाहे खोली हो या उसमें कोई डेटा हो। एवरेज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट का औसत कैलकुलेट करते हैं इसमें, और वर्क डे अर्थात एक संख्या देता है जो एक तिथि का प्रतिनिधित्व करता है, जो तिथि से पहले या बाद में कार्य दिवसों को संकेतित संख्या है। गूगल क्रोम में एक नई इनकेनिटी विंडो कमांड से खोली जा सकती है। तो किससे खोली जा सकती है? ये हो जाए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। आंसर आपका डी। एंड्रॉइड एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो किस तरह का सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड? तो ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मोबाइल वगैरह में यूज किया जाता है, सी आंसर। तो एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण पर आधारित है, जिसे मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है ALU और कंट्रोल यूनिट एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो ये सब इनका प्रयोग जो होता है वो प्रोसेसर के अंदर ही होता है। पीछे मैंने बताया कि CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU और मेमोरी।
नेक्स्ट है वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो वैश्विक पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका डी होगा। वैश्विक मौसम अनुमान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैश्विक विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे वन, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। भारत का सुपर कंप्यूटर परम, इसका विकास सी डैक ने 1991 में किया था। इस कंप्यूटर का उपयोग मौसम विज्ञान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भौतिकी और रासायनिक विज्ञान के साथ अत्यंत जटिल अनुसंधानों में किया जाता है। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड को वीएलएसआई, वेरी लार्ज, इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया? तो इसको बदला था फोर्थ जनरेशन में। आंसर आपका ए होगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास 1971 से 80 के बीच हुआ, जिसमें वीएलएसआई सर्किट का उपयोग किया गया और इस प्रकार के सर्किट्स में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एलिमेंट होते हैं। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सेमी ऑटोमेशन। डी आंसर होगा इसका। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे एक सेमी ऑटोमेशन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो मानव और मशीन दोनों की संयुक्त गतिविधियों द्वारा की जाती है, जिसमें मानव और मशीन दोनों चरणों को आमतौर पर एक केंद्रीकृत कंप्यूटर नियंत्रक आर्किटेक्ट किया जाता है। फिलन ने कंप्यूटर की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? तो इसमें किया है उसने 4। पहली है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम, SISD बोलते हैं इसको। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, SIMD बोलते हैं इसको। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम, MISD बोलते हैं। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को MIMD कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, देखो नवीन प्रौद्योगिकी जो है उसे बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। बी आंसर इसका। तो वर्तमान समय में पैरेलल कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम एक उभरता हुआ प्रौद्योगिकी है। यह कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटेशनल गति को बढ़ाने के लिए एक साथ डेटा प्रोसेसिंग कार्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये कह रहा है कि एंगुलर जेएस में मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किस एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? तो ये जो प्रयोग करते हैं हम इसमें एप्लीकेशन को ही प्रारंभ करने के लिए करते हैं। डी आंसर होगा। जैसे एंगुलर जेएस जावा स्क्रिप्ट आधारित ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया था। एंगुलर जेएस मॉडल दृष्टिकोण का समर्थन करता है। एप्लीकेशन मॉड्यूल कंट्रोल के साथ एक एप्लीकेशन को इसेंशियलाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोलर मॉड्यूल कंट्रोल को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एफटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये एफटीटीपी जो होता है वो आपका होता है फाइबर टू द प्रीमाइसिस। तो फाइबर टू द प्रीमाइसिस आपका सी आंसर। कह रहा है कि एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? देखो जो हैंगिंग इंडेंटेशन होता है पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। ये आपका आंसर बनेगा, पहला ही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह कहलाता है। तो जो आप देखते हैं वो उसको हम बोलते हैं कर्सर। जैसे आपने देखा होगा अक्सर बिलिंग करता रहता है वो आपका कर्सर ही होता है। कंप्यूटर यूजर इंटरफेस में कर्सर एक संकेतक होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटरिंग और अन्य डिस्प्ले डिवाइस पर उपयोगकर्ता इंटरेक्शन के लिए वर्तमान स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है। जो टेक्स्ट इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस से इनपुट का जवाब देता है, कर्सर को पॉइंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यदि आप क्लिप आर्ट में जाएं, क्लिप आर्ट को सम्मिलित करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर कमांड पर जाना होगा आपको। इंसर्ट पिक्चर कमांड। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको क्या करेगा? देखो कर्सर जो होगा वो आपको नेक्स्ट कॉलम पर ले जाएगा। तो आंसर आपका डी बनेगा। टैब का प्रयोग करेंगे तो नेक्स्ट जाएंगे और यदि आप टैब प्लस शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो आप बैक हट जाएंगे उसमें। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहा जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। सी आंसर। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सिर्फ सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। डी आंसर। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर आवश्यक जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो कैसा सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज 7, 8, 10, 11, डोस, ये सब क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन किया जाता है, अंकगणितीय ऑपरेशन, हाँ, तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है और संचय और पुनर्प्राप्ति भी कर सकता है। तो आंसर आपका डी होगा इसमें, उपयुक्त सभी। भारत का के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? इसका उद्देश्य मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया गया था। तो आंसर आपका ए हो। प्रत्येक सुपर कंप्यूटर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की तरफ से मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। पृथ्वी को दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में छठवीं रैंक प्राप्त है। वही भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि है, जिसको 78वीं रैंक प्राप्त हुआ है, और जापान के फुकाकू को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? वो जो 4004 है, वो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, वो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। बी आंसर। तो कब बनाया गया था? तो 1969 में इसका प्रयोग किया गया था, और 4 बिट का था, और इसमें 2300 ट्रांजिस्टरों को मिलाकर किया गया था इसका निर्माण। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है? तो कौन सी संभाव्य स्वीकृति नहीं है? जैसे आपने देखा होगा, मौद्रिक ऑटोमेशन करते हैं, क्वांटम परिमिति ऑटोमेशन करते हैं, जियोमेट्रिक ऑटोमेशन होता है, लेकिन ओमेगा ऑटोमेशन नहीं होता। आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है? तो वो देखो, है तो ये सारी ही लैंग्वेज, लेकिन वो कह रहा है कि एआई से संबंधित कौन सी है? तो एआई से जो संबंधित है, सी नहीं है, सी बहुत पुरानी है, सी प्लस प्लस भी नहीं, जावा भी नहीं है, प्रोलोग लैंग्वेज। तो प्रोलोग लैंग्वेज है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। कंप्यूटर में एआई का अर्थ है, तो सीधा से जानते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका अर्थ होगा सी। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? अब ये पूछ रहा है कि कौन इंटरनेट थिंग्स की विशेषता होगी आपकी। देखो, ये कह रहा है कनेक्टिविटी, बिल्कुल देती है कनेक्टिविटी। डायनेमिक एंड सेल्फ एडोप्टिंग, ये भी देती है। स्केलेबिलिटी, ये भी देती है आपकी। तो आंसर जो होगा वो आपका बोथ होगा। बोथ है उपयुक्त, सभी होंगे, सभी विकल्प। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी बोलते हैं इसको, शब्द पहली बार केविन एंस्टन द्वारा 1999 में प्रयोग किया गया था। और आईओट वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल डिवाइसेस, लोगों, मशीनों और अन्य ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ता है। यह मशीनों और लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषताएं जैसे कनेक्टिविटी, स्टेबिलिटी, गतिशील और स्वयं अनुकूल अर्थात जटिलता, पहचान और सेंसिंग इत्यादि कार्य करता है। नेक्स्ट, लीफो। लीफो का पूर्ण रूप पूछ रहा है कि लीफो का पूर्ण रूप क्या होगा? तो मैं आपसे बताऊं कि ये होगा आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट, एक होता है फीफो, वो होता है, उसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग से पहले पेज को पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो प्रीव्यू करने के लिए हम जो यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एफ। प्रिंट लेने से पहले हम प्रीव्यू देखते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, तो वहां पर वो सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं। F2 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रीनेम करने या उसका नाम बदलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। केवल F2 भी ध्यान रखना, F2 यदि प्रेस कर देंगे सेलेक्ट करके, तो उसको आप रीनेम भी वहां पर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो इसमें जो शामिल होता है वो होता है अंडरलाइन कलर, अधोरेखांकन क्रम। सी आंसर। निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो ये पूछता है, देखो, इटैलिक होता है, अंडरलाइन भी होता है, बोल्ड भी होता है, तो कैपिटलाइज नहीं होता। सी आंसर। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है। तो एमएस वर्ड का जो प्रयोग करते हैं वो प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, अर्थात जो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं हम एमएस वर्ड में ही डॉक्यूमेंट बनाते हैं। स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि देखो, स्प्रेडशीट का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ ये होगा कि गणनाएं स्वतः की जा सकती हैं, बिल्कुल। डेटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन की जाती हैं, ये भी ठीक है। अधिक लचीलापन होता है, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका डी होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हुआ था 1995 में हुआ था। तो आंसर आपका डी होगा इसमें। विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर ग्राफिकल वेब ब्राउजरों की एक श्रेणी है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। यह 1995 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अनुशासित ब्राउजर है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है लिनक्स एक। क्या है लिनक्स एक? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन किस प्रकार का? ये ओपन सोर्स है, अर्थात इसमें आप लाइनेक्स में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो लाइनेक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत जारी किया गया। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को MINIX ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वैकल्पिक फ्री ओपन संस्करण के रूप में भी बनाया गया था, जो स्वयं यूनिक्स के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखो, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन। लगभग मैंने आपको 225 या 226 क्वेश्चन आपको यहाँ पर। यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, कि रिवीजन के लिए पीडीएफ की आवश्यकता है, तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेरी के माध्यम से यदि आपको क्वेरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे RO BO UPPCS मेंस, UGC नेट, हिंदी, UPPCS फ्री के लिए आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो आप वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।